सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है। पाठ 16 दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के भाग 2 में। गांधी जी जब एक मुकदमे के सिलसिला में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते हैं तो उन्हें बहुत सारी यातनाओं को भुगतना पड़ता है। जगह जगह पर उन्हें प्रताड़ना भुगतनी पड़ती है। इन पीड़ा से वह व्यथित हो जाते हैं और वहां रह रहे अपने भारतीय बंधुओं की दुर्दशा देखकर और भी इनका हृदय द्रवित हो उठता है। अब वह यह निश्चय करते हैं कि मैं यहीं रहकर अपने भारतीय भाई बंधुओं के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए मैं यहाँ रहकर लड़ूंगा और इनकी जो सम्मान है उसे वापस दिलाकर ही मैं फिर भारत वापस लौटूंगा। इस सिलसिले में आगे भी गांधी जी को बहुत सारे दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ता है। आइए इस पाठ के शेष अंक को पढ़ते हैं और आगे जानते हैं कैसा दुर्व्यवहार झेलना पड़ा था गांधी जी को। शहर पहुंचकर गांधी जी ने एक होटल में कमरा लेना चाहा, किंतु बूढ़े होटल में उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली। जब उन्हें रात बिताने के लिए होटल चाहिए थी तो बूढ़े होटल वालों ने इन्हें होटल नहीं दिया। उन्होंने वह रात एक भारतीय मित्र की दुकान में गुजारी। उस मित्र ने सारी बातें सुनकर सहानुभूति तो प्रकट की, लेकिन इस पर उसे तनिक भी आश्चर्य या क्षोभ नहीं हुआ। क्षोभ का अर्थ होता है गुस्सा या क्रोध। तो वह अपने भारतीय बंधु से, भाई से सहानुभूति तो व्यक्त किया, उसके दुख में दुखी तो हुआ, लेकिन उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं तो उस देश में रोज ही होती रहती थी। वहां के रहने वाले भारतीय इस प्रकार के दुर्व्यवहार के अभ्यस्त हो गए थे। वे तो दक्षिण अफ्रीका में रुपया कमाने के लिए आए थे और मान सम्मान की परवाह नहीं करते थे। गांधी जी भारतीयों की इस कायरता से बहुत विस्मित और दुखी थे। दुर्व्यवहार का अर्थ होता है बुरा बर्ताव। कायरता माने कमजोरी। विस्मित यानी हैरान। कायरता अर्थात डरपोक। तो गांधी जी को जब पता चला कि ऐसी घटनाएं तो यहाँ के लिए आम बात है, साधारण सी बात है, ऐसी दुर्व्यवहार को झेलते हुए हमारे भारतीय भाई बंधु रुपये कमाने के लिए चुपचाप इसकी जुल्म को सह रहे हैं। इस तरह की जुल्म सहना कायरता है। हम ऐसी डरपोक बनकर नहीं जी सकते हैं। मैं इन सभी का सामना करूंगा, ऐसी दृढ़ निश्चय किए गांधी जी। कुछ ही दिनों के अंदर गांधी जी को यह भी पता चला कि वहां भारतीयों को सड़क की पटरी पर चलने की अनुमति नहीं है। वे रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ट्राम गाड़ी में आगे की सीटों पर नहीं बैठ सकते हैं। भारतीयों के रहने के लिए अलग खुली बस्तियां थी। जहां अफ्रीका के लोग रहते थे वहां भारतीयों को नहीं रहने दिया जाता था। उनके लिए एक अलग ही बस्ती थी जहां सारे भारतीय रहते थे। ट्राम गाड़ी में उन्हें सीटों पर नहीं बैठने दिया जाता था। ऐसे दुर्व्यवहार गांधी जी के साथ भी हो चुका था। वह ऐसे दुर्व्यवहार को भलीभांति भुगत चुके थे। गांधी जी को अब एक बार एक पहरेदार ने धक्का मारकर पटरी से नीचे ढकेल दिया। गोरे उन्हें कुली बैरिस्टर कहते थे। गांधी जी के कुछ गोरे मित्र उनको कुछ विशेष सुविधाएं दिलवाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उनका इनकार कर दिया। वह सिर्फ अपने लिए खास सुविधाएं लेने को तैयार नहीं थे। वह तो रंग भेद को खत्म करना चाहते थे ताकि सभी के साथ बराबरी का बर्ताव हो सके।
गांधी जी के साथ जब दुर्व्यवहार हो रहा था तो वहाँ के कुछ बुरे मित्र इन्हें अन्य सुविधाएं दिलाना चाहते थे, पर गांधी जी मना कर दिए कि नहीं, सिर्फ मैं ही सम्मान पूर्वक यहाँ रहना या जीना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं अपने सारे भारतीय बंधुओं को समान अधिकार दिलाना चाहता हूँ। मैं उन्हें इस रंग भेद का जो भेदभाव चल रहा है उसे जड़ से उन्मूलन करना चाहता हूँ और मैं इसके उन्मूलन करके रहूँगा, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष तक रहकर गांधी जी ने इस प्रकार के कानूनों का विरोध करने में भारतीयों का नेतृत्व किया। ऐसे ही कुछ अन्य कानून थे। एक कानून था जिसके अंतर्गत प्रत्येक वयस्क भारतीयों को 40 रुपये वार्षिक चंदा अदा करना पड़ता था। दूसरे कानून के अनुसार भारत में हुए भारतीयों की विवाह नाजायज करार दे दिए गए। एक अन्य कानून के अनुसार प्रत्येक भारतीय को अपने पास अपनी 10 उंगलियों की निशान वाला प्रमाण पत्र रखना पड़ता था। गांधी जी ने इन कानूनों के विरुद्ध सैकड़ों पत्र लिखकर भेजे और विषयों अधिकारियों से खुद जाकर मिले। इन्होंने जन जागरण के लिए अखबारों में लेख लिखे तथा सभाएं की। जब इनसे कोई अवसर नहीं पड़ा तो उन्होंने सत्याग्रह, अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध का एक नया शास्त्र इजाद किए। दक्षिण अफ्रीका में ये लगातार 20 वर्ष तक रहे और वहाँ के कानून को विद्रोह किए इन्होंने और वहाँ रह रहे भारतीयों को सही दिशा दिखाने के कार्य किए। गांधी जी जो भारतवासी यहाँ से विवाह कर जाते थे उन्हें वहाँ गैर कानूनी करार दे दिया जाता था और भारतीयों के 10 उंगलियों का निशान लेकर एक प्रमाण पत्र रखना पड़ता था। ऐसे कानूनों को गांधी जी ने जमकर विरोध किया और सैकड़ों पत्र इस पर विरोध के रूप में लिखकर उन्होंने अधिकारी के सामने पेश किया और विश्व अधिकारियों के साथ समक्ष जाकर उनके सामने जाकर इस कानून का घोर विद्रोह किए और उन्होंने जन जागरण के अखबारों में भी ऐसे लेखे लिखे और सभाएं आयोजन किए। अंततः वह वहां रहकर सत्याग्रह आंदोलन, अन्याय के विरुद्ध अहिंसात्मक विरोध करते हुए वह इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों से कहा कि आप लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं और उंगलियों की छाप देने से इनकार कर दे। सरकार जो दंड दे उसे भुगतने पर इस कानून के आगे सिर न झुकाएं। गांधी जी की अहिंसक सेना ने पूरी तरह से अहिंसा का पालन करते हुए अन्याय से लड़ने का व्रत लिया। इनमें अशिक्षित मजदूर, कारीगर, खान मजदूर, फेरी वाले, दुकानदार, व्यापारी और स्त्रियां भी शामिल थी। गांधी जी ने 5000 निहत्थे और शांतिपूर्ण अनुशासित सत्याग्रहियों की टोली को लेकर पैदल कूच किया। इस दल के साथ वह भी पैदल चलते थे, खुले आकाश के नीचे सोते थे और पतली दाल तथा अध पक्का भात खाते थे। कस्तूरबा गांधी भी इस सत्याग्रह में शामिल हुई। उन्हें भी जेल की सजा दी गई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो आंदोलन का प्रारंभ कर चुके थे उसमें उनकी जीवन संगिनी कस्तूरबा भी साथ दी। इस सत्याग्रह में वह भी शामिल थी जिसकी वजह से उन्हें जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी। और इस आंदोलन में वहां रह रहे दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मजदूर, कारीगर, खान मजदूर, फेरी वाले, दुकानदार, व्यापारी और यहाँ तक कि स्त्रियां भी बढ़ चढ़कर भारी संख्या में इस आंदोलन में भाग ली और शांतिपूर्वक एवं अनुशासित ढंग से सत्याग्रही टोली निकालकर गांधी जी स्वयं भी उनके साथ
पैदल ही कूच किए। गांधी जी के आंदोलन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। अब आंदोलन यूं ही तो नहीं चलता बिना आर्थिक मदद से, बिना आर्थिक सहायता किए। भारत में धन के लिए अपीलें की गई। अब रंग भेद को मिटाने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। जो आंदोलन उन्होंने वहां प्रारंभ कर दिया था, उसके लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए इन्होंने भारत में अपील की। औरतों ने अपनी सोने की चूड़ियां और कानों की बालियां दे दी। धन वालों ने हजारों रुपये का दान दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भिक्षा की झोली लेकर चंदा जमा करके गांधी जी को भेजा। अंत में यह लंबी और कठिन लड़ाई खत्म हुई और भारतीयों के अनुकूल एक समझौता हुआ। आत्मसम्मान पर आंच ना आती हो, ऐसे समझौते के लिए गांधी जी हमेशा तैयार रहते थे। आत्मसम्मान, अपना आदर को बरकरार रखना, तो ऐसी बातों पर किसी भी तरह की आंच ना आए, ऐसे समझौता के लिए गांधी जी हमेशा तैयार रहते थे। जब अफ्रीका के गोरे ने ऐसे समझौता करने के लिए तैयार हो गए, गांधी जी भी मान गए। और अफ्रीका में जो रंग भेद का दुर्व्यवहार चल रहा था, उसे जड़ से उन्मूलन करके ही गांधी जी वहां से भारत वापस लौटे। यह गांधी जी के पहली सफलता था। इसी सफलता ने भारत को अंग्रेजों की चुंगल से हटाने के लिए इन्हें बल प्रदान किया। जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका में इस आंदोलन में सफलता मिली, इसी सफलता से प्रेरित होकर जब गांधी जी भारत वापस लौटे, तो यहाँ भी नील किसानों के ऊपर काफी अत्याचार हो रहा था। तभी उन्हें राम कुमार शुक्ला जी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बुलाकर ले गए और वहां भी उन्होंने इसी तरह की शांतिपूर्वक अनुशासित आंदोलन कर बैठे और अपने आत्मसम्मान के पाने के लिए इस आंदोलन में भी वह सफल रहे। इसी तरह वह शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहे, अहिंसात्मक आंदोलन करते रहे और एक के बाद एक उन्हें सफलता मिलता रहा, जिसके कारण वह भारत को अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद कराने में सफलता प्राप्त की। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ गांधी जी की ये दक्षिण अफ्रीका की यात्रा आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।